नमस्कार। खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आंदोलन दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है कि जिसको सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसी छवि निखर कर सामने आती है कि आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ अनजस्टिस हुआ है, जिन्हें न्याय नहीं मिला है या जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज़ादी के टाइम से आंदोलन हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आंदोलनों का स्वरूप बदलता गया। आंदोलन अब एक दबाव समूह का भी काम करने लगे हैं। सरकारों पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन एक बड़ा जरिया है, एक रास्ता है। इस समय राजस्थान में 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एडवोकेट्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं। कुछ वीरांगनाएं भी हैं जिनके साथ पिछले दिनों पुलिस के द्वारा बदसलूकी की गई थी। उनकी अपनी मांगें हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनको लेकर के भाजपा के एक बड़े नेता जो है वो धरने पर बैठे हैं। और एक बेरोजगारों युवाओं की तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं उपेंद्र यादव, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये 4 बड़े ऐसे इशू हैं जो बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। और संजय जी का आंदोलनों से काफ़ी पुराना नाता रहा है। ये भी लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे, बहुत सारे आंदोलन आपने कवर किए हैं और कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया है। तो इस पर हम संजय जी से चर्चा करेंगे। संजय जी, पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन करने के लिए मतलब क्यों आदमी को मजबूर होना पड़ता है? सरकारें उनकी बात को पहले से क्यों नहीं सुनती हैं, जबकि आंदोलन से पहले जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, अपनी मांग, अपनी बात कोई 20-25 बार या 2-4 बार तो विभिन्न स्तरों पर रख चुके होते हैं। तो वो आंदोलन उनके पास शायद आखिरी रास्ता होता है। तो ऐसा क्यों है कि सरकारें उनकी बातों पर शुरू से जो ध्यान नहीं देती हैं या इग्नोर करती हैं और उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है? गिरिराज जी, आंदोलन पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र की बहुत स्वस्थ परंपरा है कि लोग विरोध करें और मांग करें। इससे लोकतंत्र जिंदा रहता है। दूसरा सवाल ये उठता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकारें उनको, जो लोग आंदोलित होते हैं उनको सुनती नहीं है। हालांकि आप ये मान सकते हैं कि जब आंदोलन करता है उससे बहुत पहले कोई भी संगठन काफ़ी तैयारी करता है। वो कई बार पत्र लिखता है सरकारों को, कई बार व्यक्तिगत तौर पे मिलता है, लेकिन सरकारें भी शायद आसानी से किसी को देने की स्थिति में है नहीं। तो वो भी ये टेस्ट करती हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को लेके आखिर तक ले जा सकते हैं और इंतजार करते हैं। दूसरा, इसके कई बार ये भी होता है कि सरकार के कुछ पक्ष के लोग ये मानते हैं कि जब जनमत बन जाता है उस हालत में कुछ देने से वो ये दिखा पाएगी सरकार कि हमने आपके लिए कुछ किया, और अगर जनमत नहीं होगा तो वो चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आंदोलन एक तरह की ज़रूरत बन गई है, लेकिन आंदोलन की एक बहुत बड़ी रिस्क भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर वो किसानों की तरह बहुत संगठित आंदोलन नहीं हो तो उसको देर तक चलाना मुश्किल हो जाता है, आपस में फूट पड़ जाती है। जैसे अभी डॉक्टर्स के बारे में बीच में चर्चा चल रही थी कि डॉक्टर्स के 2 अलग अलग ग्रुप होकर बात करने लगे, लंबा चल रहा है। अगर वो संगठित और राजनीतिक रूप से उसको कोई हैंडल करना नहीं जानता तो ज़्यादातर आंदोलनों के साथ होता ये है कि वो लंबी दूरी तक चल नहीं पाते और उनमें आपसी बिखराव आ जाता है। तो सरकार, आंदोलन करना लगभग करने वाले के लिए मजबूरी है और सरकार उसको टेस्ट करना चाहती है उसकी क्या शक्ति है। तो संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आंदोलन को जो चलाना बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है और मुद्दों पर सहमति भी आंदोलन करने वाले लोगों के बीच में एक जैसी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है, एक सवाल यह है मेरे जहन में कि कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब आंदोलनों में कुछ अनहोनी हो जाती है तो सरकारें उन मांगों को तत्काल प्रभाव से मान लेती हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ब्रज क्षेत्र के पहाड़ों में खनन बंद कराने को लेकर साधु संतों का बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला और उस आंदोलन को में 2-3 बार बातचीत भी हुई, लगातार ख़त्म भी कराया और उसको टाला भी गया। और जब एक साधु ने आत्मदाह कर लिया, उनकी मौत हो गई, तो उनकी सब मांगें तत्काल प्रभाव से मान ली गई। तो ऐसा इंतज़ार सरकार क्यों करती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि
आंदोलन के समय सरकार भी उसके शक्ति परीक्षण के दौर से गुजर रही होती है कि क्या उनका पक्ष ऐसा है, सरकार का खुद का या दूसरे पक्ष का, कि वो अपनी किस हद तक आगे जा सकते हैं, जिससे कि एक जनमत बन जाता है, एक भावना बन जाती है, उस समय पे ही कुछ किया जाएगा। अगर उससे पहले ये बात होती तो आप जानते ही हैं कि ऐसी चीज़ों में जो तंत्र है, जैसे कि आप जिस बात का रेफरेंस दे रहे हैं उसमें जो तंत्र है, वो तंत्र तो इलीगल माइनिंग के पक्ष में अगर काम कर रहा होता तो इलीगल माइनिंग होती क्यों? वो तंत्र सक्रिय होकर किसी तरह से सरकार को भ्रमित कर सकता है। फिर तो ये कि शक्ति प्रदर्शन होगा तो फिर सरकार की भी वो नज़रें खुलेंगी कि हम जिस चीज़ को मान रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए वो करना पड़ेगा आपको। तो ये एक शक्ति परीक्षण दोनों के बीच में चलता है। दूसरा मेरा मानना ये भी है कि एक सरकारों के में भी एक खुलेपन का नज़रिया होना चाहिए। समस्या ये देखी गई है कि सरकार बहुत आराम से लोगों को सुनने को तैयार नहीं होती है। आप राजस्थान की सरकार छोड़ दीजिए, आप राजस्थान सरकार पे आरोप लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि किसान आंदोलन कितनी बड़ी बात थी और कितने लोग मर गए, किसान आंदोलन के लिए बैठे रहना पड़ा। ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे बेरोजगारी आंदोलन है, ये राज्य में भी हो रहा है तो ये तो देश की भी समस्या है। तो होता ही है कि हमारी सरकारें बहुत खुली नहीं होती। मैं आपको एक बहुत अजीब सा उदाहरण देता हूँ। राजनारायण जी केंद्र में मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने घर के आगे परमानेंट एक तंबू लगवा दिया था और खाना, कोई भी मेरे खिलाफ आंदोलन करना चाहे यहाँ बैठे और मेरे से शाम को हम बात कर लिया करेंगे और सुबह आप अपनी बात करो। तो जब तक ऐसा डायलॉग नहीं खुलेगा सरकार और जनता के बीच तो आंदोलन होते रहेंगे। लेकिन आंदोलन का एक फायदा भी है, आंदोलन से नया नेतृत्व उभरता है, आंदोलन से एक आवाज़ उठाने की लोगों की शक्ति बढ़ती है। जो लोकतंत्र में अकेला वोट डालने से काम खत्म नहीं होता, हर पॉलिसी मेकिंग में उस पर प्रश्न करने पे जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही कि आंदोलनों से नेतृत्व भी उभरता है। जैसा कि पहले हमने देख भी चुके हैं कि दिल्ली में अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ तो उससे एक नया नेतृत्व उभरा और एक राजनीतिक दल के रूप में वो नेतृत्व उभर के सामने आया। 2-3 जगह उनकी सरकारें भी हैं। तो ऐसे नेतृत्व कई आंदोलनों से उभरे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कुछ आंदोलन सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके और वो अपने आप को स्थापित कर सके? कुछ लोग, क्या ऐसा आपका मानना है? नहीं, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियों में जो लोग देश में उभरे हैं और जो लोग आगे आते हैं वो आमतौर पे वो होते हैं जो जनता के बीच में जाके एक्शन, जनता की सेंसिटिविटी को समझ के कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि मान लो अगर हम मोदी जी का उदाहरण लें तो मोदी जी जो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद या बाबरी मस्जिद से पहले जो राम मंदिर आंदोलन था उनके ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे, आडवाणी जी एक थे, पार्टी का उफान ही उस समय हुआ। तो आंदोलन निश्चित तौर पे उभारता है और आंदोलन से एक तरह से कि मोबिलाइजेशन होता है और वो मोबिलाइजेशन राजनीतिक या किसी भी सामाजिक उसके लिए ज़रूरी होती है। इसलिए सरकारों को भी आंदोलन के प्रति एक रवैया रखना चाहिए जहाँ क्रिमिनलाइजेशन ना हो, लेकिन ज़रूर निश्चित तौर पे आवाज़ उठाने का लोगों को मौका होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि लोगों के पास आवाज़ उठाने का एक मौका होना चाहिए और उनका क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आंदोलनों में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्र राजनीति की। आमतौर पर देखा गया छात्र जो है आंदोलन होते रहते हैं और वो यूनिवर्सिटी से अपनी मांगों को लेकर के, कई तरह की मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं। अभी राजस्थान में बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है। आपने भी देशव्यापी समस्या है बेरोजगारी, इसको लेकर चर्चा की। तो जो बेरोजगारों का जो नेतृत्व कर रहे हैं उपेंद्र यादव, वो अपने पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और वो लगातार बेरोजगारों की डिमांड उठाते रहे। पर इस बार उनकी डिमांड बहुत छोटी सी है। वो उनकी ये डिमांड है कि अजमेर में युवाओं पर जिस SHO ने लाठीचार्ज किया उसको सस्पेंड किया जाए, उन पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए और पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई की जाए। तो जाहिर है सरकार तो चाहती है पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई हो, पर ये एक छोटी सी डिमांड है जो मेरे को लगता है सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको क्यों नहीं सरकार पूरा कर पा रही है? मुझे लगता है जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो सरकार को भी नोटिस लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। सही बात को भी सुनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात को सुनने को तैयार बैठा हो कोई। इसके लिए वही एक राजनीतिक सोच की ज़रूरत होती है कि हम लोग वैसे आमतौर पर राजनीति को एक बहुत बुरा शब्द बोलते हैं, लेकिन एक राजनीतिक सोच असल में क्या है कि समाज में और राजनीति में अलग अलग तरह के द्वंद्व हैं
उन द्वंद्वों से जो निगोशिएट करना जानता है, जिस प्रक्रिया को निगोशिएशन कहते हैं, वो ही राजनीति है। तो अब यहाँ पे इस केस में उपेंद्र जी का जो मामला है, वो जितना अपना मोबिलाइजेशन बेरोजगार लोगों के पक्ष में कर पाएंगे, उतनी सरकार की मजबूरी बनेगी उनको सुनने। वैसे तो जैसी मांग थी वो बड़ी साधारण थी, सरकार को इसको जल्दी से ही ध्यान में लेना चाहिए था, लेकिन अब जब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कोई देर नहीं है, सुनना पड़ेगा। अब हम बात करना चाहेंगे वीरांगनाओं की, कि वीरांगनाएं पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर जयपुर आई थी और वहां जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता कर ली, बदसलूकी कर ली, और इसी बात को लेकर के बीजेपी के एक बड़े नेता जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आज भाजपा के कुछ नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। तो इस बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर सुबह ही मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि क्या शहीदों के बच्चों का हक मार करके दूसरों को देना या रिश्तेदारों को देना क्या उचित है। क्योंकि नियमों में प्रोविज़न ये है कि नौकरी जो है शहीद की विधवा को यानी वीरांगना को या उनके बच्चों को ही दी जाएगी, लेकिन पुलवामा हमले के शहीद की वीरांगना अपने देवर के लिए नौकरी मांग रही है। तो संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ऐसी गैरवाजिब मांगों पर भी ऐसा लंबा आंदोलन करना चाहिए या लंबा आंदोलन चलना चाहिए। देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि बातें वाजिब और गैर वाजिब तो तब तय होती है जब बातचीत करके दोनों पक्ष हमारे सामने आ जाएं। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखने से ऐसा लगता है कि देश भर में और सभी मामलों में यही लगभग नियम है कि अगर कोई शहीद हुआ है तो या तो उसका बच्चा या उसकी पत्नी, उनमें से किसी को कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो नई तरह की डिमांड है, अब आप सोच के देखिए कि इस प्रश्न को भी आपको खोज के देखना पड़ेगा। मान लो कोई शहीद ऐसा, आमतौर पर शहीद बहुत युवा होते हैं, अगर कोई शहीद युवा है और उसकी ना शादी हुई ना उसके बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो बहुत छोटे हैं, फिर क्या उसका परिवार इस बात का हकदार नहीं है कि उसको कॉम्पनसेट किया जाए? क्या वो किसी परिवार से कोई बच्चा नहीं गया? तो मुझे लगता है नियमों में भी एक लचीलेपन की ज़रूरत हो सकती है, और उम्र जैसी चीज़ें ये निश्चित तौर पे देखने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, प्रायोरिटी निश्चित तौर पे परिवार की होगी, क्योंकि कानून में, समाज में जो परिवार को पालने की जिम्मेदारी है वो उसी व्यक्ति की है जो नौकरी कर रहा है। उस हालत में सबसे पहली प्रायोरिटी। लेकिन इसका एक खतरा भी है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने कारगिल का समय देखा है। कारगिल के समय पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो बहुत चौंकाने वाली थी। उसमें बहुत सारे युवा जो सैनिक हैं उनकी मृत्यु हुई, और कई केस में ऐसा हुआ कि उनके कॉम्पनसेशन जो उनको जो क्षतिपूर्ति थी उसके पीछे परिवार में बहुत झगड़े हुए, और बड़े सारे खराब उदाहरण सामने आने लगे। उस हालत में सरकारें भी बहुत सतर्क हैं कि ये किसको दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सिर्फ बातचीत का मुद्दा है। जब बातचीत अच्छी तरह से एक एक मुद्दे पर होगी, इंडिविजुअल केस का हमें पता लगेगा, तभी हम इस पर कोई फैसला हो सकता है। जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र में डायलॉग बहुत ज़रूरी है। आंदोलन हो या कोई भी विषय हो या और कोई बात हो, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पता नहीं कहाँ बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री जी लगभग सभी लोगों से बातचीत करते भी हैं। जैसे उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की है, उनके राइट टू हेल्थ विधेयक को लेकर के उन्होंने वकीलों का भी पक्ष सुना है। अब वो समाधान की ओर कितना अभी तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम वकीलों के एडवोकेट्स की भी बात करें तो वो एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जाहिर है कि वो मुकदमे लड़ते हैं, एक पक्ष हारता है, एक दूसरा पक्ष जीतता, उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वकीलों पर हमले भी हो जाते हैं। लेकिन एक इसमें रोचक सा बात, एक सवाल ये है कि जो वकील खुद पक्षकार को प्रोटेक्शन दिलाते हैं कोर्ट से, वो खुद अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं इसमें। तो इस प्रोटेक्शन को लेकर के आपका क्या मानना है कि प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार को लागू करना चाहिए? ये भी देखिए दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि वैसे तो हर नागरिक को देश में प्रोटेक्शन सरकार की जिम्मेदारी है। आप सोच के देखिए, वकील या जैसे हम पत्रकार हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं कि हम बहुत असुरक्षित हैं और हमें भी कोई ख़ास तरह के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर व्यापक रूप से देखेंगे तो आपको महसूस होगा, जो सरकार की गारंटी भी, सरकार का मतलब ही ये है कि हर व्यक्ति कम से कम सुरक्षित महसूस करे किसी भी थ्रेट के खिलाफ।
अगर ये मूल जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आप कितने भी कानून बना दो, कानून तो बहुत सारे बने होते हैं लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन नहीं होता। और फिर आईपीसी की धाराएं हैं जो प्रोटेक्शन के मामले में आपको प्रोटेक्शन देती हैं। तो मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता जो हमारे एडवोकेट दोस्त हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है ये व्यापक रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। उस हालत में किसको देना है किसको नहीं देना है इसके लिए भी बहुत लंबे नेगोशिएशन की ज़रूरत है। मैं तो फिर से कहूँगा सरकार एक ऐसा प्रोटेक्शन गारंटी होनी चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी हो कि किसी के खिलाफ भी कोई थ्रेट हो। ठीक है, आईपीसी की धाराएं हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे उसके प्रोसेस सेट कर सकते हैं कि मैं आप जैसा आम नागरिक, कोई ठेले वाला है कोई रिक्शे वाला है, वो भी सुरक्षित महसूस करे। तो संजय जी, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जैसे कि आपने बताया कि आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे नया नेतृत्व भी उभरता है और इससे जो है मतलब एक सरकारों पर दबाव भी बनता है और सरकारों को भी जनमत जानने का एक मौका मिलता है। तो इसमें ही मैं पुनः ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आंदोलन है ये कब और किस स्टेज पे होने चाहिए और क्या इनको बहुत लंबे समय तक चलाना ज़रूरी है या सरकारें उसका जल्दी ही कोई समाधान निकाल सकती हैं? देखिए, आंदोलन तो मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे सफल आंदोलनकारी है वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है, वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इस बात को बेहतरीन जानते थे कि आंदोलन को कितनी दूर ले जाना है, कब रोकना है, कब पीछे हटना है, कब आगे आना है। तो आंदोलन में सिर्फ आंदोलन ऐसा नहीं है कि आप युद्ध के मैदान में उतर गए आपको मतलब जीत के ही आना है। जीत के कई चरण होते हैं, टेस्ट करने के कई चरण होते हैं। तो आंदोलन करते हुए हमेशा जो, इसीलिए मैं कह रहा था कि आंदोलन राजनीतिक प्रोसेस से गुजरना चाहिए। अगर आंदोलन बिल्कुल एक तरह से हम बोलेंगे कि जो लोगों को कोई अनुभव नहीं है, अगर वो लोग हैंडल कर रहे होते हैं तो आंदोलन में हिंसा की भी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं और आंदोलन के वो रिजल्ट नहीं मिलते जो वो सोच के चलते हैं, ना लीडरशिप उभरती है। उल्टा ये भी तो खतरा होता है कि असफल आंदोलन आपकी लीडरशिप को ख़त्म कर देगा। तो आंदोलन की तो मुझे लगता है अगर किसी को समझना है तो वो गांधी जी पे अच्छा अध्ययन करे। आंदोलन अपने चरित्र को उठाने का भी मौका है। देखिए, आप जब किसी से डिमांड करेंगे, हमारे डॉक्टर दोस्त हमें माफ़ करें, कि जब आप आंदोलन करेंगे तो आपकी कम्युनिटी एज सच, बहुत कमाल के डॉक्टर्स हैं जो लोगों को सेवा दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, हमारी एवरेज एज बढ़ रही है और हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, बहुत योगदान है हमारी मेडिकल कम्युनिटी का। लेकिन हमें ऐसे किस्से भी सुनने को मिले हैं जब लोगों को पैसे नहीं हैं और इलाज के लिए मना कर दिया। सरकार ने कोशिश की कि इस चीज़ को सुलझाया जाए। जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये असंभव है, हमने सारा सेटअप किया हुआ है। तो बातचीत कहीं कहीं उनकी भी ठीक लगती है, लेकिन उनको सुनने में दिक्कत क्यों आ रही है कि कुछ लोगों ने उनके बीच में से अपने वो चरित्र का प्रमाण नहीं दिया जो एक डॉक्टर से उम्मीद होती है। कुछ लोगों ने प्रोफेशन को बदनाम किया, उसकी वजह से उनकी सुनवाई कमज़ोर पड़ रही है। तो आपको चरित्र भी, किसी भी आंदोलन में अपने चरित्र को भी उठाना पड़ेगा। आप सीधी जब टक्कर लेंगे तो चरित्र बड़ी शक्ति है बजाय आपकी भीड़ और आपके पैने नारे या गुस्सा। चरित्र बहुत बड़ी शक्ति है। जो सत्याग्रह करके गांधी जी कहा करते थे, सत्य का आग्रह नहीं होगा तो कोई नहीं सुनेगा। धन्यवाद संजय जी। तो आज की चर्चा में ये थे संजय शर्मा जी, जिनसे हमने आंदोलनों को लेकर के और लोगों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की। आपको यह चर्चा कैसी लगी, इस पर हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉग ऑन करें, हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें।